उड़ीसा की बात हम लोग और कर लें। हमने दक्षिण भारत की बात की आपके सामने। दक्षिण भारत में बीजेपी और एनडीए को अच्छे गेन्स दिखाई दे रहे हैं, लगभग बराबरी पर खड़ा है एनडीए और इंडिया गठबंधन दक्षिण के 5 राज्यों में। एक उड़ीसा की ओर बात कर लेते हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था, इस बार देखना होगा कि उस परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाई है कि नहीं कर पाई है। 21 सीटों वाला उड़ीसा, नंबर आपके सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल ये कह रहा है बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेडी को 11 सीटें, कांग्रेस 0। और पिछली बार भी जहां तक मेरी जानकारी 10 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी थी, तो बीजेपी ने अपना ग्राउंड होल्ड किया है, लेकिन सीटें बढ़ाने में शायद उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन 10 के 10 8 थी तो 8 से 10 हो गई। 2 सीटें बढ़ाने में बीजेपी कामयाब हुई है, नंबर 1 पार्टी। लेकिन बीजेडी इस बार भी बरकरार रहेगी। भावेश, देखिए, पूरी उड़ीसा में जिस तरह आप यदि ग्राउंड पे जाएंगे तो देखेंगे एक तरह का सेंटीमेंट है कि बीजेपी यहाँ बड़े अंतर से काफ़ी आगे चल रही है। और ग्राउंड पे यदि देखेंगे एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे तो लगभग 14-15 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी पिछले 8 के अलावा यदि 7 ऐसी सीटें, पिछले जो 8 सीटें थी उसके अलावा 7 ऐसी सीटें जहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से कैंडिडेट सिलेक्शन किया और पूरे एकदम ग्राउंड डेटा के साथ मेहनत करके उसको डेटा दिया। जहाँ संभव हुआ उन्होंने बीजेडी को तोड़ के भी लाया है। उसके वैसे देखेंगे तो बीजेपी वहाँ पे शायद दिख रही है कि शायद बीजेपी यहाँ पे इनसे आगे भी निकल सकती, पर चूंकि एक सेंटिमेंट ये भी है कि बीजेपी का एक इंटरनल अलायंस है जिसके वजह से शायद वहाँ पे बीजेपी पीछे चल रही है। लेकिन बीजेपी वहाँ पे उड़ीसा में अपना ग्राउंड ही नहीं होल्ड करे, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही है। ठीक है, संभव है कि बीजेपी वहाँ पे आगे भी निकल जाए, नंबर 1 पार्टी भी बच जाए। पर्सपेक्टिव के साथ जोड़िए कि 14 में सिर्फ 1 सीट और 19 में 8 सीट, 24। अब आप जितनी जगह ये कहते हैं कि भाजपा यहाँ इतनी कैसे हासिल कर सकती है, तो उसका जवाब यहाँ छिपा हुआ है। ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। देखिए, हाँ बिल्कुल, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सुंदरगढ़ की सीट जीती थी, जोएल ओराम वहां से जीते थे और केंद्र में मंत्री बने थे मोदी सरकार के अंदर। लेकिन अगर आप वोट परसेंट देखेंगे 2019 का, तो भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक की पार्टी में सिर्फ 5% का फर्क रहा था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल इस बात की तैयारी कर रही थी कि ये 5% का जो गैप रहा है वोट परसेंटेज का, ये 2024 में हमें फिलअप करना है। और मुझे लग रहा है जो संगठन है जिस हिसाब से वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया है, उसका असर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर एक तगड़ी चुनौती दे रही है और 10 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। बिल्कुल ठीक। दक्षिण भारत में बीजेपी अच्छे गेन्स हासिल कर सकती है। दक्षिण के हर राज्य के अंदर बीजेपी की इंडिविजुअल सीटें आ रही हैं। और जहां तक सवाल है गठबंधनों का, तो दक्षिण के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और मतलब एनडीए और इंडिया गठबंधन बिल्कुल टक्कर पर खड़े हुए हैं। और ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि यही तो वो रीजन था, क्षेत्र था, जहां बीजेपी के लिए शायद दरवाजा उसने बंद कर रखा था, लेकिन वो दरवाजा भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खोल लिया है। मैं आगे अगले राज्यों की बात करूं आपसे, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। उससे पहले एक सीट जो छूट गई और बड़े इंटरेस्ट, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना, राहुल गांधी की वायनाड सीट। केरल के ओवरऑल नंबर्स आप देख रहे थे, जहां बीजेपी को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 17। और तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो 17 हैं ये बटी हुई हैं दरअसल यूडीएफ एलडीएफ में, जो वहां ट्रेडिशनली विधानसभा चुनाव में फाइट पे रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। इस बार भी एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही है, कहने को इंडिया गठबंधन के अंदर है। मतलब लेफ्ट पार्टियां एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ। और लेफ्ट ने पूरा जोर लगा रखा है राहुल गांधी को हराने में। लेफ्ट के राजा डी राजा के जो नेता हैं, डी राजा, उनकी पत्नी एनी राजा, वो भी सीनियर लीडर हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को वायनाड की सीट से उतार रखा है। तो आप समझेंगे वहां का जो मुकाबला है वो एक किस्म से त्रिकोणीय मुकाबला है और मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। क्या इसमें राहुल गांधी कुछ फंस भी सकते हैं? सवाल सीधा सा है भावेश। नहीं, देखिए, मैं ऐसा चीज़ें नहीं मानता और इस तरह की प्रेडिक्शन मैं कर भी नहीं सकता जब तक कि मुझे कोई ऐसा आधार नहीं दिखे। देखिए, ऑफिशियली जब हम लोग वोटर लिस्ट का एनालिसिस करके देखेंगे, ऑफिशियली वहाँ पे लगभग 48% के आसपास मुस्लिम है, लगभग उसके पास 10-12% के आसपास क्रिश्चियन वोट है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी लेके जा रहे हैं। जिस एनी राजा की आप बात करें, वहाँ पे एक जरूर है बड़ी फेस है, एक पार्टी की है। हाँ, उसी शर्त में राहुल गांधी वहाँ पे हारेंगे जब लेफ्ट वहाँ पे कोशिश करे कि राहुल गांधी को हराना, जो होता हुआ नहीं दिखा है। अमूमन आप देखते हैं जब भी पूरे केरला के पॉलिटिक्स को 2014 में भी 2019 में भी एनालिसिस करेंगे हर सीट वाइज, तो आप देखेंगे जहाँ पे भी लेफ्ट को या लेफ्ट एलडीएफ और यूडीएफ को लगा कि यहाँ पे बीजेपी जीत सकते हैं, तो दोनों का बाद में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होता है और फिर वो सीटें बीजेपी को हरा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर त्रिवेंद्रम सीट, लेफ्ट तो लगा हुआ राहुल गांधी को हराने में। वहां पे मैं नहीं मानता कि वहां पे राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पे जो सीट का जो सोशल इक्वेशन है वो राहुल गांधी के फेवर में है, बीजेपी के फेवर में नहीं है। सीपीआई जरूर यदि वोट का डिवाइड करे
तब संभव है। लेकिन वहां पे जो एक इन ब्लॉक जो हिंदू वोटर्स भी यदि बीजेपी को करे तब भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा लेफ्ट के हिस्से में भी जाता है, तो बहुत मुश्किल है। आपके हिसाब से राहुल गांधी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत आप में से किसी को लगता हो कि राहुल के लिए चुनाव उतना सरल नहीं, सरल नहीं है मेरे हिसाब से, या आप बोलना चाहेंगे? आप बोल लीजिए। तो सरल इतना आसान नहीं होगा ये चुनाव। देखिए मेरे पास जो सोशल इक्वेशन के आंकड़े हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। वायनाड की सीट पर 49.7% हिंदू पॉपुलेशन है और उसमें भी दलित पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 21.5% जो है वो जो है ईसाई पॉपुलेशन है और 28.5 मुस्लिम पॉपुलेशन। इस बार जो चेंजेस हो रहे हैं वो ये भी हैं कि एक तो बीजेपी ने अपने अध्यक्ष जो है पूर्व अध्यक्ष उनको वहाँ पे खड़ा किया हुआ है, जो है के सुरेंद्रन को। वहाँ वो जो हिंदू वोट है उनको भी खींचेंगे और खासतौर से दलित वोट, जो कि ट्रेडिशनली ऐसा पूरे देश में लग रहा है कि दलित वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है, या फिर जो ओबीसी वोट है वो बीजेपी की तरफ जाता है, तो उससे वो वहाँ पे भी डिवाइड होगा। क्रिश्चियन वोटों की तरफ जो बीजेपी ने कोशिश की है केरला में, उसमें भी असर आएगा। क्रिश्चियन वोट जिस तरह से ट्रेडिशनली जो है वो कांग्रेस की तरफ आता था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ बटेगा जी थोड़ा। तो इस कारण से भी वायनाड की सीट में मुश्किलें आई। तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। सवाल बीजेपी के जीतने का नहीं है, सवाल राहुल गांधी क्या हार सकते हैं इस बात का। जो ये कह रहे थे उसके लिए लेफ्ट को जोर लगाना डी राजा ने जिस तरह के बयान दिए हैं अपनी पत्नी एनी राजा को लेकर के डी राजा ने ये कहा कि राहुल गांधी को लड़ना ही क्यों चाहिए वहां से, वो क्यों गठबंधन तोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के फेवर में इस तरह के बयान दिए हैं। उससे लेफ्ट की जो मानसिकता है वो भी समझ आती है कि कोई वो फेवर नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी को वहां। दूसरा ये भी तो राहुल गांधी तो सिटिंग कैंडिडेट है, आप उससे कह रहे हैं तुम यहाँ क्यों लड़ रहे हो? अरे भाई आप अपनी पत्नी को कहीं और से लड़ाओ। मैं कह रहा हूँ मानसिकता की बात कर रहा हूँ कि लेफ्ट कोई बहुत ज्यादा फेवर में वहां पे कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो राहुल गांधी के फेवर में। अंग्रेजी में कहते हैं दे वांट टू पिक अप अ फाइट, तो वो तो है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ हंगामा हो। देखिए सौरभ जी, राहुल गांधी एक ही शर्त पे वायनाड हार सकते हैं, जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनसे समर्थन वापस ले ले, उनके साथ पूरी तरीके से नहीं खड़ा हो। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो ड्राफ्ट है वो मुस्लिम लीग का ड्राफ्ट है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा है। यह भी एक सांकेतिक इशारा है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने राजनीतिक बैतरनी पार करने के लिए मुस्लिम लीग के कंधों पर सवार है। वायनाड उनको जाना पड़ रहा है। पूरा केरला जो है वो मुस्लिम लीग का गढ़ है, पीएफआई का गढ़ है। इन चीजों को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के युवराज को वहां पर हराना मुश्किल है। एक ही शर्त में आप उनको हरा सकते हैं, वहां पे हिंदू वोट पूरी तरीके से कंसोलिडेट करें और मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड करें। इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि मुस्लिम लीग, आज की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। आईयूएमएल की वजह से आप कह रहे हैं पूरा मुस्लिम वोट जाएगा कांग्रेस को, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। 2014 में जो कांग्रेस है केवल 20,800 वोटों से जीती थी वहां। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही भयंकर कोई गढ़ है, ऐसा नहीं है। इसके एग्जाम्पल है कि उनकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वोटों से वो हमेशा। आपको लगता है कोई संभावना बन सकती है राहुल गांधी के लिए टफ फाइट हो जाए? राहुल जी, मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ देना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी के साथ भी रहती थी और सीपीएम और सीपीआई के साथ भी खड़ी रहती है। बिल्कुल सही। आज के दिन में जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, बस इतना जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असेंबली के टाइम में, हर असेंबली के टाइम में आईयूएमएल और एक दो और छोटी पार्टी है वो एलडीएफ यूडीएफ में स्विच करती रहती है। देखिए परसेप्शन बैटल के तौर पर कहेंगे, हेडलाइन मैनेजमेंट के तौर पर कहेंगे तो कह सकते हैं कि भाई डी राजा अच्छा अपनी पत्नी के लिए आदमी नहीं परेशान होगा तो किसकी दूसरी पत्नी के लिए परेशान हो? भाई उनकी अपनी पत्नी है। हाँ, वैसे ही सीपीआई कितने सांसद बनते हैं, तो अपनी पत्नी के लिए परेशान होना अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ मुसलमान चला जाएगा, मैं ये नहीं मान सकता, ये मैं कतई नहीं मान सकता। मुस्लिम लीग हो चाहे ना हो, मुस्लिम लीग को अपनी भी इज्जत बचानी है तो राहुल के पीछे खड़ा हूं। मैं जरा दूसरी तरह से ये चुनाव देख रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए राहुल गांधी देश में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के मन में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी, इन सब से यही लड़ा है। जो हिंदू राजनीति है उसके रास्ते में अगर कोई खड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदू राजनीति की बात करती है, तो उसके सामने एक आदमी खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी। वो ये मानते हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात को देखिए, अभी समीर जी ने पूरा तेलंगाना का श्रेय दे दिया रेवंत रेड्डी को। रेवंत रेड्डी बड़े शानदार नेता है, बहुत बढ़िया नेता है,
लेकिन भैया ये जो वोट मिला है उसमें जो राहुल जी गए और जिस तरह की बात तेलंगाना में की है उसका बड़ा प्रभाव है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते। उसी कर्नाटक में आज तक बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन बोल दिया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना। मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि वायनाड में राहुल गांधी हारने जा रहे हैं। लड़ाई कड़ी हो सकती है, लड़ाई बड़ी हो सकती है, अंतर कम हो सकता है, लेकिन 45 से 65% मत कांग्रेस को मिल गया था 14 से 19 में, तो 19 से 24 में बहुत होगा, फिर 45 आ जाएगा, इससे कम थोड़ी ना होगा। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि वो इस तरह की चर्चा, और राहुल जी भी डरा तो रहे ही, तो हो सकता है कि वो अमेठी से भी नामांकन कर दें। ये अरे इस पर आप अभी भी कायम है कि अमेठी आएंगे? पार्टी के भीतर की रणनीति है, कांग्रेस के भीतर की रणनीति है कि प्रियंका और राहुल को एकदम अंतिम समय लौट के आना ही पड़ेगा, अंतिम समय में लाना। वो कहावत कहेंगे, और लौट मैं मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ लौट के वाला, नहीं लौट के, लेकिन आप लौट के आएंगे, है वही लौट के घर ही आना है। और वो वहां आके कहेंगे कि देखिए हमारा घर है। अभी तक वो कह रहे थे कि अमेठी और उत्तर भारत के लोग भावनात्मक बात करते हैं। जिस दिन वायनाड के अंदर वोटिंग है उसी दिन अमेठी के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो वोटिंग के बाद राहुल गांधी के पास फीडबैक आएगा वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, कहीं टक्कर मिल रही है। ओ, इसीलिए तो रुके हुए क्या? रुके हुए जिस दिन वायनाड के अंदर ये बात होने पता वाली है, चली आज, उसी दिन अमेठी का नामांकन शुरू हो रहा है। ये आधी बात है, पूरी बात ये है कि उनको पता है कि अभी उधरी की बात कर रही है। अभी ये जो मुस्लिम लीग, मुसलमान वोट, सब कुछ बात वोटिंग के बाद उनको खबर आ जाएगी कि वोटिंग दादी हमारी शिव भक्त, और यहाँ फाइट मिल रही है, क्या चलिए आगे बढ़ते हैं। वायनाड में हिंदू और मुस्लिम वोट दोनों बटने जा रहे हैं इस बार। हाँ, और ये कोई ऐसा ये इकलौते पैनलिस्ट आज हमारे जो कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए इतना सरल नहीं है। नहीं, अगर राहुल गांधी चुनाव हार गए तो हम लोग राहुल जी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। ठीक है, मिठाई तो खैर, हाँ, तो और क्या, हमारा चैनल केरल में भी देखा जाता है, लेकिन वायनाड केरल में देखा जाता है, चैनल इंडिया टीवी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, और वहाँ आप कुछ सुन रहे होंगे। बड़ा छोटा राहुल गांधी सर, राहुल जी दरअसल हिंदुओं को ललकार रहे हैं कि तुम वायनाड में इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो। ये कहना, जितने लोग वहाँ हिंदुओं को लगता होगा नहीं राहुल गांधी तो जीत ही रहा है, तो इस पे क्या एफर्ट करना, ये उनको उम्मीद दे रहे हैं कि नहीं जरा जोर लगाओ राहुल जी हार सकते हैं।